गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेज और फंक्शन पढ़ रहे थे। उसमें आपको कई तरह के फंक्शन बताए गए, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज यूनिवर्सल फैक्ट या जनरल ट्रुथ को डिनोट करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 पर हमने देखा कि प्रेजेंट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जहां पर आप कई तरह के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, समटाइम्स, डेली, बहुत सारे थे आपको लिखाए गए थे। तो वो दूसरा फंक्शन था। तीसरा आपने परमानेंट नेचर ऑफ एक्शन और स्टेट जो होती हैं, परमानेंट नेचर की कुछ चीजें होती हैं, स्थायी चीजें होती हैं, वो चाहे एक्शन के फॉर्म में हो चाहे स्टेट के फॉर्म में हो, उन्हें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यूज आपने कल पढ़ा आखिरी में, यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब की लिस्ट आपको रेन एंड मार्टिन में रूल नंबर 221 में दी गई है। 5 तरह की स्टेटिव वर्ब उन्होंने बताई। स्टेटिव वर्ब की कहानी यही है कि स्टेटिव वर्ब आपकी कंटीन्यूअस टेंसेज में नहीं यूज की जाती, इन्हें इंडेफिनिट या परफेक्ट टेंसेज में यूज करते हैं। अगर उनके अंदर से कंटीन्यूअस का लक्षण आ रहा हो तो आप उनको इंडेफिनिट में यूज करिए, और अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस का लक्षण है तो आप उनको परफेक्ट टेंस में यूज करिए, लेकिन कंटीन्यूअस टेंसेज में नहीं यूज करेंगे। इसका मतलब यानी आईएनजी फॉर्म में उनको हम नहीं यूज करते। लेकिन ध्यान रहे कि कंटीन्यूअस टेंसेज में नहीं यूज करते, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में वो आईएनजी फॉर्म में आती हैं, अक्सर यूज होती हैं। सीइंग द डेंजर, द ड्राइवर स्टॉप द बस, ऐसे सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। लेकिन सी को आप यहाँ पर स्टेटिव वर्ब में, वर्ब ऑफ परसेप्शन में देख रहे हैं। रेन एंड मार्टिन ने रूल नंबर 221 में बुक 1 में सारी की सारी स्टेटिव वर्ब को 5 पार्ट में बांटा है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ पोजेशन, वर्ब ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं स्टेटिव वर्ब के दे करके सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट यूज की तरफ चलता हूँ। जैसे आप अपनी बुक में ही आप अगर इसको निकाल करके रख ले तो अच्छा रहेगा, आप देखते रहेंगे बीच बीच में। तो रूल नंबर 221 जो था आपका, तो वहां पर आप पहुंच सकते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे थे 221 में बहुत सारी वर्ब है, फिर इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल नीचे दिए हुए, जैसे लिखा है दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर। अब मैंने कल आपको बताया था कि भाई टेस्ट के 2 मतलब होते हैं, एक स्वाद देना, स्वाद लेना। ये मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया। अदरवाइज इसको आप कैसे समझेंगे कि ये कौन सी है, स्टेटिव वर्ब वाली टेस्ट है या नॉर्मल टेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, हर जगह टेस्ट को आपको प्रोहिबिटेड नहीं है कि आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं ले जाएंगे। अगर टेस्ट आपका स्वाद लेने के अर्थ में हो, यानी अगर किसी चीज का स्वाद लिया जा रहा है, चखा जा रहा है, तो चखने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा पर्सन होगा, मतलब चखने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो पर्सन होगा। तब आप टेस्ट को नॉर्मल वर्ब की तरह से यूज करते हैं, किसी भी टेंस में आप यूज करिए। लेकिन अगर टेस्ट से पहले कोई वस्तु को, थिंग को अगर सब्जेक्ट बनाया गया है तो उसका स्वाद होता है। अब वो स्वाद खट्टा, मीठा, कैसा है, कड़वा, वो एक अवस्था बताने वाली पोजीशन हो गई। दरअसल जो स्टेटिव वर्ब का नाम पड़ा, स्टेटिव ये यहीं से, अवस्था बताने वाली वर्ब। तो अवस्था बताने वाली वर्ब को आप कंटीन्यूअस टेंस में नहीं यूज करेंगे, लेकिन बहुत सारी और वर्ब भी हैं जो अवस्था नहीं भी बताती हैं, एक्शन बताती हैं, तब भी आप उनको भी स्टेटिव वर्ब की लिस्ट में रखा गया है। ये बात समझ लीजिए आप। तो जब आप कहते हैं द मैंगो इज स्वीट, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये स्टेट रिलेटेड प्रेडिकेट है। इज लिंकिंग वर्ब का यूज किया गया है और उसके बाद में आप स्वीट एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेटली ये एक स्टेट डिनोट करने वाला प्रेडिकेट है। लेकिन जब आप कहते हैं द मैंगो टेस्ट स्वीट, तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। स्वीट को आपने कॉम्प्लीमेंट बनाया है, लेकिन इस बार आपने टेस्ट वर्ब को यूज कर दिया। अब ये वर्ब जो है ये भी लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, ये अवस्था बता रही है। यहां से नाम पड़ा आपका स्टेटिव वर्ब का। तो ये देखिए स्टेट डिनोट कर रही है, इसलिए इसको आप कंटिन्यूअस में नहीं रखेंगे। ये स्थायी, मतलब एक जो है ये स्टेटिव को कुछ लोग इससे भी देखते हैं कि भाई ये
स्थाई है, या कुछ लोग उसको दूसरी वर्ब को डायनामिक कह देते हैं हम, लेकिन उसे नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल से सेंस ये है कि उसे किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स ये बेसिकली आपका एक वस्तु है, थिंग है, इसका टेस्ट होता है। तो इसलिए इसको जो है आप आर टेस्टिंग यानी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर सकते, तो उसको टेस्ट कर दिया गया। और ये चूंकि ग्रेप्स प्लूरल नंबर है तो एस या ई एस नहीं लगाया गया, तो टेस्ट हो गया। इसी तरह जैसे लिखा है आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। अब कल हमने लिखा था कि भाई आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, तो वहां पर ओपिनियन दी गई थी, यहाँ पर भी ओपिनियन है। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, आप गलत है या सही है ये मेरी राय हो सकती है, ये मेरी राय हो सकती है, तो ये ओपिनियन है कि मुझे लगता है आप गलत हैं, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। तो ये देखिए एक अलग चीज है। और किसी आइडिया पर विचार करना, आपके ब्रेन में कोई चीज आना, वो थिंक आपका जो है डिफरेंट है, कंसीडर के अर्थ वाला, वो फ्री है, वो नॉर्मल है, किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। तो इसको इन्होंने कर दिया, आई एम थिंकिंग को रॉन्ग कर दिया और फिर आई थिंक करके उसे करेक्ट कर दिया, आई थिंक यू आर रॉन्ग। इसी तरह से जैसे ये शी इज स्टीमिंग सैड, इसको जरा मैं थोड़ा और आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो है कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ही इज लुकिंग हैप्पी। अब यहां पर इज लुकिंग हो या इज अपीयरिंग हो या इज स्टीमिंग हो, ये तीनों ही आपके बहुत पूछे जाते हैं। ये तीनों के तीनों रॉन्ग है, ये सब आपके रॉन्ग है, ये कोई भी इनसे करेक्ट नहीं होगा। तो ये आपके वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर जो है पूछे जाते हैं। तो इन सब को आपको सिंपल प्रेजेंट में ले जाना होगा। तो आप कहेंगे ही लुक्स हैप्पी, ये अपीयर्स हैप्पी, और ये सीम्स हैप्पी। तो यहां पर ये देखिए जो है ये लुक्स अपीयर्स या सीम्स आपको करना पड़ेगा, तो भी ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अपीयर के बारे में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। अपीयर का मतलब यहाँ प्रतीत होना है। जब जब इसका मतलब प्रतीत होना होगा तो ये स्टेटिव वर्ब होगी, इसको कंटीन्यूअस टेंस में नहीं यूज करना है। लेकिन कभी कभी अपीयर को प्रकट होने के अर्थ में भी यूज किया जाता है, किसी के सामने कोई प्रकट हो रहा है तो वहां पर आप अपीयर को किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, वो नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि किसी क्रिमिनल का, किसी ऑफेंडर का, किसी चार्ज्ड पर्सन का जज के सामने प्रकट होना, आर्टिस्ट का स्टेज में प्रकट होना, जहाज का अचानक प्रकट हो जाना। तो ये आपके जो है जो सेंटेंसेस हैं, यानी प्रकट होने के अर्थ में जो अपीयर है वो आपकी किसी भी टेंस में यूज हो सकती है। जैसे आप कह सकते हैं परीक्षा में बैठना, इसके लिए भी अपीयर शब्द का यूज किया जाता है। जैसे अगर लिखा हुआ है कि ही इज नॉट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, जब ये उसका प्लान है ही इज नॉट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो देखिए यहाँ पर आपने अपीयरिंग यूज कर रखा है। ये प्रतीत होने वाला अपीयरिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रतीत होने वाला अपीयरिंग नहीं है। प्रतीत होने वाले अपीयरिंग को ही आप सिर्फ स्टेटिव वर्ब की तरह से यूज करेंगे सिंपल टेंसेज में। तो ये आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। ऐसे भी और भी आपके यूज होते हैं अपीयर प्रकट होने के अर्थ में, तो उसको अब आगे बताया जाएगा। कुछ और वर्ब भी हैं, जैसे आप ये नहीं लिख सकते कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी आप नहीं कह सकते। ये देखिए ये इज बिलोंग, जो ये जो बिलोंग टू जो यूज किया गया है, ये दरअसल हाउस के ऊपर आपका पोजीशन डिनोट करता है। पोजीशन डिनोट करने वाले बिलोंग को आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर सकते, ये रॉन्ग है। तो आपको इसको फिर से वही, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ऊपर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा बिलोंग।
दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, और इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप ये नहीं कहते हैं कि आई एम वांटिंग सम वाटर, क्योंकि इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये जो वांट है ये आपकी स्टेटिव वर्ब है, ये रॉन्ग है, तो आप कहते हैं आई वांट सम वाटर, आई वांट सम वाटर आप बोलेंगे। इसी तरह की और कुछ वर्ब है जो कुछ एक आध एग्जांपल और आपको हम बता देते हैं, और कुछ ऐसी भी वर्ब है जो दोनों पैटर्न में यूज होती हैं, वो आपको मैंने कल लिखाया था, जैसे थिंक वगैरह के बारे में। इसी तरह जैसे आप कह सकते हैं ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई से। वो अब यहाँ पर देखिए हमें कहना है कि वो नहीं समझता है जो भी मैं कहता हूं। अब ये अंडरस्टैंडिंग वर्ब आपकी स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब है तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं ले जा सकते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना है तो गलत है, तो इसको ऊपर प्रेजेंट इंडिकेट में ले जाइए, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट अंडरस्टैंड, ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई से, और इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट है। तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तो सारी वर्क्स आप ऐसी जितनी भी लिस्ट आप देख रहे हैं रेनाइन मार्टिन में सफिशिएंट है, और भी कुछ आपको मिलेंगी तो बता दी जाएंगी डिस्कशन या प्रैक्टिस के दौरान। तो ये देखिए आप इनको स्टेटिव वर्ब का यहाँ पर मैं अब समाप्त करता हूँ। कुछ और यूजेज हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, इंपॉर्टेंट यूजेज हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि फ्यूचर के लिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो भी आपकी हेडिंग बन रही वो आप डाल लीजिए पहले लेक्चर में जहां भी मैंने समाप्त किया हो। तो अब आप इसमें लिख सकते हैं एक ये कि सिंपल प्रेजेंट फॉर फ्यूचर, ये नेक्स्ट आपका यूज है सिंपल प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट का यूज फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पर इसके आप दो पार्ट कर सकते हैं, जो भी आपने ए बी सी डी ई यहाँ पर हेडिंग डाल रखा हो, मुझे लगता है ई बन रहा होगा या जो देख लीजिएगा, इसके भी फर्दर दो पार्ट आपके हो जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट का यूज फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको मिलेगा ये कॉमन एरर्स में क्वेश्चन। तो देखिए फ्यूचर के लिए कौन से फ्यूचर के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो पहली चीज फ्यूचर हैपनिंग बेस्ड ऑन फिक्स्ड टाइम टेबल ऑब्लिक चार्ट। तो ये देखिए फ्यूचर हैपनिंग बेस्ड ऑन फिक्स्ड टाइम टेबल ऑब्लिक चार्ट, यानी भविष्य की कोई भी घटना, अगर भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली है, ध्यान दीजिएगा इस पर, तो भविष्य में घटने वाली कोई भी घटना अगर किसी समय सारणी के आधार पर होने जा रही, अगर उसका कोई पहले से चार्ट बना हुआ है, समय तालिका बनी हुई है, अगर उसके अनुसार ये घटना घटित होने जा रही है, तो उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा बनाएंगे। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, कई बार जो है व्यक्तिगत के लिए भी कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि भाई जितनी ऑफिशियल घटनाएं हैं उनको ही केवल आप सिंपल प्रेजेंट में डिनोट करिए, लेकिन कुछ ग्रामेरियन व्यक्तिगत घटनाओं को भी इसमें ले लेते हैं, जैसे एसपी बख्शी से जब आपको हम कराएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा उसमें। तो ये देखिएगा जरा इसमें, ये जो बेसिकली कौन कौन सी वो घटनाएं हैं खास तौर से जिससे कि आपकी पकड़ में आ जाए ये बात, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे, जैसे रेलगाड़ियों का आना जाना। अब रेलगाड़ियों का आना जाना ये आपका एक समय तालिका पर आधारित होता है, जैसे कि प्लेन्स का लैंड करना टेक ऑफ करना, ये आपका एक समय तालिका पर आधारित होता है। जैसे कि मैचेस का, फिल्मों का शुरू होना बंद होना एक समय पर आधारित है आपका। जैसे कॉलेजेस का, स्कूल्स का खुलना बंद होना एक समय पर आधारित है। कई बार आप जो है कोई घटना और होती है, जैसे कोई म्यूजिकल कंसर्ट होता है या किसी भी चीज का अगर कोई समयबद्ध तरीके से होना तय है तो आप उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये आप जो है रेलगाड़ियों का आना जाना,
ट्रांसपोर्ट जो है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनसे जुड़े हुए चीजों के लिए कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस के लिए कर सकते हैं, प्लेन्स वगैरह के लिए कर सकते हैं, फिल्म मैचेस वगैरह के लिए कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर आप ऐसी ही घटनाओं को यूज करते हैं जो भविष्य में होने वाली हैं, लेकिन आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। आप जब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो भविष्य में ही होगा, लेकिन आप जब इंग्लिश बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो इसके लिए मैं रेन एंड मार्टिन में आपको एक डिफरेंट प्लेस में लेकर चलता हूँ। उन्होंने फ्यूचर में वहां पर इसे समझाया है, लेकिन हम इसे यहीं पर प्रेजेंट के साथ जोड़ करके देखेंगे। तो चलिए जरा आप अपना निकाली, मैं बता रहा हूं कहां पर चलना है। ये अभी आपको 2-3 पेज और आप पलट दीजिए रेन एंड मार्टिन के, और आप पहुंच जाएंगे रूल नंबर 242 पे, 242। तो देखिए इन्होंने जो है लिखा है कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल। मतलब जो ऑफिशियल प्रोग्राम और टाइम टेबल है उनके लिए यूज किया जाता है। तो जैसे अब यहाँ पर लिखा है कि द कॉलेज ओपन ऑन 23 जून। आप इस सेंटेंस को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक में है तो मैं आपको ये लिखा नहीं रहा हूं, मैं फिर से बोल देता हूं। द कॉलेज ओपन ऑन 23 जून। अब इसकी हिंदी अनुवाद होगी कि कॉलेज 23 जून को खुलेगा। कॉलेज 23 जून को खुलेगा, लेकिन विल ओपन नहीं लिखा गया। ये नहीं लिखा गया कि द कॉलेज विल ओपन, यहाँ ओपन का यूज किया गया है। गौर करिएगा, ओपन, ओपन आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। ओपन देखिए, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आप वर्ब यूज करते हैं। अदरवाइज कोई टेंस नहीं है जहां पर बिना ऑक्सिलरी वर्ब के वर्ब को यूज किया जाए। इसलिए अगर बिना ऑक्सिलरी वर्ब के है तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो ओपन अकेले लिखा हुआ है, एस या ईएस लगी है, 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ओपन यूज किया गया है क्योंकि 23 जून ये एक समय बताया गया है, एक टाइम टेबल के आधार पर, एक ऑफिशियल प्रोग्राम के आधार पर जो है इसका समय दिया गया है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से देखिए, जैसे लिखा है द फिल्म स्टार्ट एट 6:30 एंड फिनिशेज एट 9। अब इसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि फिल्म 6 बजे शुरू होगी, 6:30 पर शुरू होगी, 6:30 बजे शुरू होगी और 9 बजे समाप्त होगी। आप ये कह सकते हैं, फ्यूचर में इसे बोल सकते हैं। लेकिन ये जो 6:30 बजे शुरू होना और 9 बजे समाप्त होना, ये पहले से तय है। ये एक टाइम टेबल पर आधारित है, ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है सिनेमा हॉल का, उसके मुताबिक है। तो यहाँ पर जो है आपने विल स्टार्ट या विल फिनिश का यूज नहीं किया। स्टार्ट, फिनिशेस, स्टार्ट में भी देखिए एस लगा करके इसको अफर्मेटिव सिंगुलर नंबर बनाया गया है, जो आपको फॉर्म बताए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिनिशेस भी आपका उसी तरीके से अफर्मेटिव सिंगुलर नंबर करके रखा गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगला सेंटेंस क्वेश्चन के फॉर्म में है। किसी ने पूछा कि भाई चेन्नई के लिए अगली ट्रेन कब है या कब जाएगी, अगली ट्रेन चेन्नई के लिए कब छूटेगी, कहना ये कब छूटेगी। लेकिन वहां पर भी देखिए उस सवाल को भी, क्योंकि जो क्वेश्चन भी है ये भी आपका फिक्स टाइम टेबल से ही रिलेटेड है। सामने वाला जवाब देगा तो समय तालिका का ही समय बताएगा, तो इसलिए उसका सवाल भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। तो देखिए इसको भी इन्होंने व्हाट डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर चेन्नई, सॉरी व्हेन डज। तो यहाँ पर व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर चेन्नई यूज किया है। इन्होंने व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर चेन्नई नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया कि अगली ट्रेन चेन्नई के लिए कब छूटेगी, कहना है तो विल लीव करें, विल लीव नहीं, डज लीव का यूज किया गया है। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डज यूज करना है। द ट्रेन सिंगुलर नंबर है और डज प्लस लीव यहाँ पर यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। कुछ ये एग्जाम्पल हो गए, कुछ और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसी तरह के। जैसे आप लिख सकते हैं द फुटबॉल गेम स्टार्ट, इसी में लिख लीजिए एक और, या द मैच केवल मैं लिख देता हूं, द मैच स्टार्ट एट
9 AM। अब यहाँ पर जो है ये पहले ही आप इस तरह का कर चुके हैं, मैच 9 बजे शुरू होगा। इसमें एक चीज लेकिन मैं केवल एडिशन करना चाहूंगा कि स्टेट रिलेटेड भी आप प्रेडिकेट बना सकते हैं। जैसे अब कह सकते हैं आप कि टुमारो इज वेडनेसडे। अब देखिए ये टुमारो इज वेडनेसडे, ये टुमारो की बात आप कर रहे हैं, कल वेडनेसडे होगा, आज मतलब टुमारो है। तो यहाँ पर फिर भी आपने इस के यूज किया गया है। कुछ ग्रामेरियन इस सेंटेंस को भी इसी लिस्ट के अंदर रखते हैं, टुमारो इज वेडनेसडे, टुमारो इज अ हॉलीडे। तो बात हम कल की कर रहे हैं, आने वाले कल की कर रहे हैं, लेकिन यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। तो कुछ ग्रामेरियन इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं, तो आप इसको भी चाहें तो लिख लीजिए। बाकी रेना एंड मार्टिन में सफिशिएंट 242, ध्यान रखिएगा ये आपका रेना एंड मार्टिन बुक 1 242 से संबंधित नियम था, ध्यान रखिएगा। फिक्स टाइम टेबल या चार्ट जो ऑफिशियल प्रोग्राम को डिनोट करें, उनसे संबंधित अगर कोई भी फ्यूचर की घटना की बात की जा रही है तो आप फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन हकीकत यही है, आपको यही करना होगा। तो ये आपका एक पार्ट हो गया जहां पर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। अब हम दूसरे की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। दूसरा भी आपके 10 उसी में 243 पर दिया गया है, लेकिन हम इसको एक अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। देखिए जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज प्लस यहां पर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रखते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और यहां पर आपकी एडवर्ब क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज ये। तो ध्यान दीजिएगा, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एडवर्ब क्लॉज, यानी ये पूरी मिला करके आपकी दरअसल एडवर्ब क्लॉज है, और इसको आप चाहे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। ये टोटल आपकी एडवर्ब क्लॉज है। फैक्ट तो ये है कि ये पूरी एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन यहाँ पर इसको आप मेन क्लॉज कहते हैं और इसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो मेन क्लॉज अगर आपका फ्यूचर में है, यानी मेन क्लॉज में अगर विल का यूज हुआ है, शैल का यूज हुआ है, मे का यूज हुआ है, कैन का यूज हुआ है, या इंपरेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है, इंपरेटिव, या यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है, तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आप करेंगे, यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कब, हर हाल में नहीं। जब यहां पर कंजंक्शन के रूप में इफ आए, जब यहां पर कंजंक्शन के रूप में अनलेस आए, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि कई सारे हैं, इफ का यूज करें, जब यहां अनलेस का यूज करें, जब यहां अनटिल का यूज करें, जब यहां टिल का यूज करें, जब यहां बिफोर का यूज करें, जब यहां व्हेन का यूज करें, जब यहां पर एज सून एज का यूज करें, जब यहां पर ऑन कंडीशन दैट का भी यूज कर सकते हैं, ऑन कंडीशन दैट का कुछ इन्होंने भी आपको दे रखा है, जब यहां बाय द टाइम का यूज करें, और भी आपके एग्जाम्पल इसमें कंजंक्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से जुड़े हुए, खास तौर से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन जब खास तौर से यूज होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जब इनका यूज आया हो तो अलर्ट हो जाइए। जब ये कंजंक्शन यूज हुए हों, और भी देखिए इसमें लिखे हुए वो भी दिखा देंगे आपको, जब ये यूज हुए हों तो अलर्ट हो जाइए कि मेन क्लॉज किसमें। अगर मेन क्लॉज में विल है, शैल है, मे है, कैन है, या इंपरेटिव सेंटेंस है, तो फिर ये जो आपकी इन कंजंक्शन के बाद वाली क्लॉज है, इन कंजंक्शन के बाद वाली क्लॉज, उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो 243 में आप देखिए यही लिखा है
सिंपल प्रेजेंट इज ऑफन यूज फॉर फ्यूचर टाइम, ये भी फ्यूचर के लिए ही है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों बातें पूरी की पूरी होती फ्यूचर के लिए हैं, लेकिन आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को अक्सर फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, किसमें? फ्यूचर टाइम के लिए। इन क्लासेज, उन क्लासेज में विद जो शुरू होती हैं, किससे शुरू होती हैं? इफ से, अनलेस से, व्हेन से, व्हाइल से। जैसे व्हाइल हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो अभी जो है व्हाइल और एज भी बढ़ा लीजिए। व्हाइल है, एज है ना? व्हाइल से शुरू हो, एज से शुरू हो, बिफोर से शुरू हो, आफ्टर छूट गया, आफ्टर से शुरू हो, है ना? अनटिल है, बाय द टाइम है, एज सून एज है। तो जब इनसे शुरू होंगी तो आप इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो इन कंजंक्शन के बाद आने वाली क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, प्रोवाइडेड दैट ये जो उससे पहले वाली क्लास है, मेन क्लास, उसमें विल, शैल, मे, कैन या इंपरेटिव सेंटेंस का यूज किया गया। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है खुद, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो। तो अगर यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट तो वहां भी सिंपल प्रेजेंट, जीरो कंडीशन बन जाती है। इधर विल, शैल, मे, कैन, इंपरेटिव सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट, अगर ये कंडीशन बनती है तो वहां हर हाल में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे। अब हम इसको मिटा करके सेंटेंस लिखते हैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाएं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपकी ही बुक में लिखा हुआ है कि आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन, तो देखते हैं यहाँ पर लिखा है वुंट, तो वुंट इक्वल टू विल नॉट है आपका, आई विल नॉट गो आउट। अब ये आपने लिखा और इसके बाद में आपने कंजंक्शन लगा दिया इफ, इफ पे फोकस करिए। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इट रेन, तो ये देखिए जरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर विल नॉट गो और इधर आपका रेन, वजह बीच में इफ लगा हुआ है। तो अगर ये इफ लगा है और इधर मेन क्लास में विल का यूज हुआ है, तो उसके बाद वाली क्लास में हर हाल में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। हिंदी अनुवाद उसका भी फ्यूचर में रहेगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा यदि बारिश होगी, हिंदी में आप यही बोलेंगे, यदि बारिश होगी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। एक बात और ख्याल रहे कि ये पूरा का पूरा हिस्सा उठा करके शुरू में भी आ सकता है, उससे टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये भी लिख सकते हैं इफ इट रेन, कामा लगा देते हैं, फिर आप सेपरेट करते हैं इसको, इफ इट रेन आई विल नॉट गो आउट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इधर आए या उधर रहे, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, यही आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है और वो मेन क्लास। इसी तरह का और सेंटेंस आप इसमें देख सकते हैं, लिखा है कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। तो यहां पर भी मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूं। कैन आई हैव सम मिल्क, इसके बाद में प्रीपोजिशन लगाया बिफोर, और बिफोर के बाद में आई गो टू बेड, आई गो टू बेड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। अब आप गौर से देखिए जरा, ये कैन हैव जो लगा हुआ है ये क्या है? ये हैव कौन सी है? ये हैव एम्प्टी वर्ब वाली है। कल मैं बात कर रहा था कि कभी कभी आप पीने के अर्थ में हैव को यूज करते हैं, कभी आप खाने के अर्थ में यूज करते हैं। तो ये हैव एम्प्टी वर्ब वाला हैव है, जो कि मेन वर्ब के तुल्य है, या ड्रिंक के तुल्य, टेक के तुल्य है। तो यहां पर देखिए कैन प्लस हैव, ये हैव आपकी V1 कहलाएगी। आप कह सकते थे कैन आई ड्रिंक सम मिल्क या कैन आई टेक सम मिल्क। कैन आई टेक आप कहते तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होती। तो ये हैव आपका ना तो वर्ब ऑफ पोजीशन है, ना ये परफेक्ट टेंस की एक्सिलरी वर्ब है, ये एक एम्प्टी वर्ब है, जिसका मतलब यहाँ पर ड्रिंक से। तो ये देखिए यहाँ मेन क्लास में, अब क्योंकि इंट्रोगेटिव है, एक बात और समझिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में जब भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो मेन क्लास ही इंट्रोगेटिव बनती है। तो ये इंट्रोगेटिव है। कैन आई हैव सम मिल्क, मैं क्या कुछ दूध ले सकता हूँ?
तो मेन क्लास में आपने कैन का यूज किया है हैव के साथ, तो बिफोर के बाद। अब यहाँ इसलिए मैं ये बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि ये परफेक्ट टेंस वाला हैव नहीं है, गौर करिए, क्योंकि परफेक्ट टेंस वाले हैव का इम्पैक्ट बदल जाता है, सबॉर्डिनेट क्लास में उसका असर कुछ और रहेगा, वो आगे मॉडल्स में समझाया जाएगा। तो बिफोर के बाद देखिए आने वाली क्लास में आपने गो का यूज किया है, और आप गो देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल नंबर अफर्मेटिव, सिर्फ अकेले V1, तो ये सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है। इसी तरह से एक और सेंटेंस आपका देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि लेट अस वेट टिल ही फिनिशेस हिज वर्क। अब यहाँ पर जब आप कहते हैं कि लेट अस वेट, ये लेट अस वेट है, ये लेट अस वेट क्या है, आइए हम इंतजार करें, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपने कंजंक्शन किया टिल यूज, फिर आप लिखते हैं ही के बाद में आप लिखते हैं ही फिनिशेज हिज वर्क, ही फिनिशेज हिज वर्क। तो यहां पर आप देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, टिल कंजंक्शन हो गया, तो यहां पर आपने फिनिशेज यूज किया है, फिनिशेज उस पे फोकस करना है, फिनिशेज पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे यूज। ही के साथ अफर्मेटिव सिंगुलर नंबर होने के नाते SEIES लगा करके आपने उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया है। तो इस तरीके से वहां पर भी ये मेन क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस, तो टिल के बाद आप कोई दूसरा टेंस नहीं लगा सकते सिवाय सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो आइए हम इंतजार करें जब तक वो अपना काम समाप्त ना कर ले। अब उसका काम फ्यूचर में समाप्त होगा, लेकिन तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं लिखा है प्लीज रिंग मी अप एज सून एज ही कम्स। अब इसमें भी प्लीज रिंग मी अप, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कृपया मुझे फोन कर दें। इसके बाद में ये इंपरेटिव सेंटेंस है, फिर उन्होंने कंजंक्शन यूज किया एज सून एज। अब इसके बाद में ही विल कम नहीं, ही कम, फिर से देख सकते हैं कम्स आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया। क्यों? क्योंकि ये एज सून एज के बाद आ रहा, और एज सून एज से पहले जो मेन क्लास थी वो इंपरेटिव। तो ये आप कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, जब भी मेन क्लास में विल, शैल, कैन, मे, इंपरेटिव सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट का ही यूज किया गया हो, उसके बाद सर्टेन कंजंक्शन जैसे इफ हुआ, अनलेस हुआ, अनटिल हुआ, टिल हुआ, एज सून एज हुआ, व्हेन हुआ, बिफोर हुआ, आफ्टर हुआ, व्हाइल हुआ, एज हुआ, बाय द टाइम हुआ, तो इनके बाद, या ऑन कंडीशन दैट हुआ, तो इनके बाद, या वेदर भी हुआ, इनके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करें। और इसको आप जरूर रिलेट करके रखिए, पैटर्न नंबर 13 उधर भी आ जाइए, वो भी आपको रिलेट करना है टेंस के मुताबिक, चैप्टर नंबर 32 पैटर्न नंबर 13। तो आप बुक टू में चैप्टर नंबर 32 और पैटर्न नंबर 13 पे आ जाइए। इसी फार्मूले पर आधारित है, उस दिन भी इसको मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप 1 जो कंडीशन है कंडीशनल सेंटेंसेस की, वो इसी रूल पर आधारित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ क्लाज में लिखा है सिंपल प्रेजेंट। इफ क्लाज का मतलब ये है कि प्री कंजंक्शन के साथ जो क्लाज आ रही है, इफ कंजंक्शन के साथ, वो सिंपल प्रेजेंट में किस हालत में, जब उधर मेन क्लाज में विल, शैल, कैन, मे का यूज किया गया है, और साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट मैंने और जोड़ दिया है, तो वो कंप्लीट हो गया। तो ये आप पैटर्न नंबर 13 के जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सब में देखेंगे कि इफ के बाद जो क्लाज है उसमें सिंपल प्रेजेंट है, और मेन क्लाज में आपको विल, शैल, मे या कैन का यूज होगा। इंपरेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं, मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो ये आपका इस तरीके से ये चीज हो गई। अभी मैं फिर से वापस आता हूँ, अब ये फ्यूचर में ये दो यूजेस थे, रूल 242 और 243, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो अब आप फिर से वापस आ जाइए प्रेजेंट में, तो कुछ चीजें और आपको मैं मिसलेनियस बता देता हूं, याद रखिएगा। जैसे इसमें आप रूल नंबर 217 में आइए, रूल नंबर 217 वापस आ जाइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो चैप्टर नंबर 25 में है बुक 1 में। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने जितना कवरेज दिया है उस सबको हम बुक से भी एक बार बता देते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है पहला यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, आपको बताया जा चुका है, एवरी मॉर्निंग लगा है, उधर ड्रिंक्स कर दिया, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, प्रेजेंट हैबिट, वो हर सुबह चाय पीता है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, एवरी डे लगा हुआ है, गेट अप सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट हैबिट,
मैं हर दिन 5 बजे उठता हूँ। माई वॉच कीप्स गुड टाइम, इसमें हालांकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, लेकिन आप इसको परमानेंट लेकर आप एक्शन और स्टेट कह सकते हैं कि मेरी जो घड़ी है वो अच्छा समय रखती है, सही समय देती है। जनरल ट्रूथ जो आपको बताया गया था, यूनिवर्सल फैक्ट या जनरल ट्रूथ, उसमें देखिए लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है। जनरल ट्रूथ से संबंधित कुछ बातें और मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, तो आप जरा गौर से इसको समझ लीजिए। बस हम कंक्लूजन की तरफ हैं, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के कंक्लूजन की तरफ हैं हम। तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर आपकी बुक में, रेन एंड मार्टिन में कहाँ कहाँ इसे फोकस किया गया है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में नहीं निकलता है। आप इसी का निगेटिव बनाना चाहते तो कर सकते थे, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। अफर्मेटिव है तो राइजेज है, निगेटिव होता तो डज नॉट राइज हो जाता। हनी इज स्वीट, ये देखिए स्टेट रिलेटेड आपका फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है। इसी तरह लिखा है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये भी जनरल ट्रूथ है कि जो भाग होती है वो बहादुर लोगों का साथ देती है। तीसरा यूज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा जो इन्होंने लिखा है कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं और हियर या देयर से शुरू करते हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। हियर या देयर से शुरू करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट नाउन है, अगर देखिए इसमें यहां पर ये बात आपको मैं बता देता हूं, इसके तुरंत बाद आप वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगी, सिंपल प्रेजेंट में। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा अगर वो नाउन है, ध्यान दीजिए अगर वो नाउन है, और इसके बाद में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करें यहां पर। तो ये एक पैटर्न हो गया, हियर और देयर के बाद सीधे वर्ब लग जाएगी सिंपल प्रेजेंट में, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा अगर वो नाउन है। नंबर 2 पे इसे याद रखिएगा, हियर ऑब्लिक देयर प्लस सब्जेक्ट। अब यहां पर प्लस सब्जेक्ट कौन सा आएगा, अगर वो प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आप वर्ब यूज करेंगे, और ये आपकी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये वर्ब भी सिंपल प्रेजेंट में रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने केवल नाउन और प्रोनाउन के नाते ये समझा दिया है। ये हियर और देयर वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें आप वर्ब को पहले कर देंगे अगर सब्जेक्ट के रूप में नाउन यूज होनी है, और वर्ब को बाद में ले जाएंगे यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज होनी है, चाहे यहां पर हो या यहां पर हो, यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही करेंगे। अब इसमें एक्शन और स्टेट दोनों आ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे हियर ही कम्स, ठीक है, हियर ही कम्स भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं हियर ही इज। जैसे आप कह सकते हैं देयर यू गो, या आप ये भी कह सकते हैं देयर यू आर। तो देखिएगा जरा, यहां पर एक्शन स्टेट दोनों आ सकते हैं। अभी हमने सिर्फ प्रोनाउन का यूज किया है, लेकिन आप यहां पर एक सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि हियर कम्स द बस। हियर कम्स द बस में आप देखिए कम्स का यूज किया गया। कम्स कौन सा फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, तो द बस आपका बाद में आया क्योंकि वो नाउन है तो बाद में लगाई गई है। देयर शी गोज, यहां पर भी जो वर्ब यूज हुई है गोज, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हुई है, और इस बार सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है और वर्ब से पहले। यहां पर हम ये भी कह सकते थे देयर शी इज। तो ये एक्शन और स्टेट दोनों फॉर्मेट में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो हियर और देयर से शुरू होते हैं। तो इसको ना भूलें आप। एक और आपका मिसलेनियस है, जैसे इन्होंने कहा है कि अगर पास्ट की किसी भी घटना का सजीव चित्रण करना हो, जितनी पास्ट की कहानियां होती हैं, कमेंट्री होती है कई बार, तो उसको क्या करते हैं आप, सजीव चित्रण करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर देते हैं। जैसे चौथे में लिखा है कि सोहराब नाउ रसेस फॉरवर्ड एंड डील्स अ हैवी ब्लो टू रुस्तम।
अब ये सोहराब और रुस्तम की कहानी है, जो भी घटनाएं वो सब पास्ट की हैं, लेकिन कहानी सुनाने वाला एक ऐसे पेश कर रहा है जैसे कि आंखों के सामने आपके तस्वीर चल रही हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करता है। सोहराब अब आगे बढ़ता है और एक जोर का मुक्का रुस्तम को मारता है या जोर से ब्लो करता है। इसी तरह लिखा है, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल, फिर तुरंत ही सुल्तान अपनी राजधानी के लिए आगे बढ़ जाता है, हरी करता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये कहानियां हैं, कई बार आप पास्ट की घटनाओं का सजीव चित्रण करने के लिए, विविड डिस्क्रिप्शन देने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और ये जो पांचवें में आप देख रहे हैं, ये 242 को यहाँ फिर से देखिए पेश किया गया है। लिखा है, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। तो वो जो 242 में आपने पढ़ा था यहाँ पर दिया है, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। गौर करिएगा, यहाँ पर उन्होंने सिंपल प्रेजेंट स्टेट का यूज किया है, इज। ध्यान दीजिए, इज का यूज किया है, एक्शन फॉर्मेट में नहीं बताया, स्टेट फॉर्मेट में बताया है। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। अब एट 7 टुमारो मॉर्निंग ये समय तालिका के हिसाब से दिया हुआ समय हो गया। और कहेंगे आप यही कि अगली फ्लाइट कल सुबह 7 बजे होगी, यानी कल सुबह 7 बजे है, यानी कल सुबह 7 बजे जाएगी, लेकिन आपने इस का यूज किया है। द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, मैच 9 बजे शुरू होगा। आप कहेंगे मैच 9 बजे शुरू होगा, लेकिन 9 o'clock आपका जो दिया है उसके अनुसार आपने स्टार्ट कर दिया। द ट्रेन लीव्स एट 5:20। ट्रेन 5:20 पर छूटेगी, लेकिन आपने लीव्स यूज किया है क्योंकि यहाँ 5:20 दिया है। व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन। कॉफी हाउस कब खुलेगा, कहना यही है कॉफी हाउस कब खुलेगा, लेकिन यहाँ पर डज ओपन का यूज किया, डज रीओपन का यूज किया है, फिर से दोबारा कब खुलेगा। तो रीओपन और डज मिल करके ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गए, और इस तरीके से ये समझ गए होंगे आप। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी 218 को देखिए, किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे लिखा है कि कीट्स सेज, कीट्स कहते हैं। अब कीट्स क्या कहते हैं, वो अंदर दिया हुआ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो वो एक आपका जनरल ट्रूथ उन्होंने अंदर लिखा है। जनरल ट्रूथ से संबंधित कुछ बातें और अभी हम समझाएंगे, लेकिन कीट्स सेज के पे फोकस करिए, यानी किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने वाली वर्ब यहाँ पर सेज है, और आगे जो भी कोटेशन हो किसी भी टेंस में हो सकती है वो, लेकिन यहाँ पर सेज जो है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ये फोकस करना है। आगे भी ये जो 243 में आपने पीछे पढ़ा था, यहाँ फिर से उन्होंने दे दिया है कि इट इज यूज्ड, यानी सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लासेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन। क्लासेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन कैसे पता चलेगी कि क्लासेस ऑफ टाइम है या कंडीशन है। इफ लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे, ऑन कंडीशन दैट लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, तो ये प्रोवाइडेड दैट लगाएंगे, प्रोवाइडिंग दैट लगाएंगे, तो क्लास ऑफ कंडीशन ही शुरू हो रही है। व्हेन लगाएंगे, अनटिल लगाएंगे, टिल लगाएंगे, एज सून एज लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, बाय द टाइम लगाएंगे, तो क्लास ऑफ टाइम शुरू हो रही है। कंजंक्शन बताता है कौन सी क्लास, तो वो कंजंक्शन ही बताए गए हैं। तो उनके बाद आने वाली क्लास सिंपल प्रेजेंट में होगी यदि मेन क्लास आपकी फ्यूचर में या कैन और मे के साथ है, या इंपरेटिव है, या सिंपल प्रेजेंट खुद भी। तो यहाँ पर देखिए दोबारा 243 में जो आपने पढ़ा था उसको फिर से यहाँ लिंक कर लीजिए। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। आई शैल वेट, देखिए यहाँ पर टिल से शुरू हो रही सबॉर्डिनेट क्लास, तो ये आपकी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हो गई, तो वहां फिनिश यूज किया गया है। फिनिश यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई शैल वेट या शैल वेट लगा है मेन क्लास में, मैं इंतजार करूंगा जब तक आप अपना लिंक जमा नहीं कर लेंगे। इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, अब यहाँ मेन क्लास है वी शैल गेट वेट, तो शैल का यूज है, तो यहाँ इफ के बाद आने वाली क्लास में रेन्स का यूज किया गया है। यदि बारिश होगी हम भीग जाएंगे, तो ये आप वहां से भी लिंक करके इसको समझ लीजिएगा। आगे नंबर 3 में इन्होंने दिया है कि एज इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट द सिंपल प्रेजेंट इज यूज।
जो ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज होती हैं सीधे सीधे जिनका प्रसारण हो रहा होता है, ऐसी कमेंट्रीज जो मैचेस के लिए होती हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय, to describe activities in progress where there is stress on the succession of happenings rather than on the duration। यानी जहां पर हमको चीजों के एक के बाद एक होने पर हम ज्यादा जोर देते हैं बजाय ड्यूरेशन की कि कब हो रही है, ये हम नहीं बताना चाहते। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये हम बताना चाहते हैं। तो नंबर 3 को याद रखिएगा कि कमेंट्रीज में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नंबर 4 में लिखा है कि द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद द टाइप ऑफ वर्ब रेफर्ड टू इन 221। तो 221 हम आपको पहले ही कवर करा चुके हैं, स्टेटिव वर्ब। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बजाय सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। तो यहां से आपका ये खत्म हुआ सिंपल प्रेजेंट, लेकिन एक जगह मैं सिर्फ और दिखाऊंगा और इसी के साथ हम कंक्लूड कर देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप जरा चलिए, ये जनरल ट्रुथ से संबंधित एक चीज और आपको समझानी है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में चलते हैं हम, और ये आपका बुक 2 में चैप्टर नंबर 15 है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, बुक 2 में पेज नंबर 205। पेज नंबर 205 में चलिए आप, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज बुक 2 में। तो हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर हमारा फोकस है रूल नंबर 96 के फर्स्ट पर। ध्यान दीजिएगा जरा, जब भी कभी यूनिवर्सल फैक्ट रिलेटेड कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आता है, डायरेक्ट स्पीच में आता है, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप उसका टेंस सिंपल प्रेजेंट ही रहने देते हैं। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम होता है कि अगर मेन क्लास पास्ट टेंस में यूज हुई है तो नाउन क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास जो भी आ रही है उसको भी पास्ट में रखना होगा। लेकिन अगर वो सबऑर्डिनेट क्लास किसी फैक्ट को रखती है, जनरल ट्रुथ को रखती है, यूनिवर्सल फैक्ट को रखती है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही बना रहने देंगे। तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का यूज है। आप इसे देखिए जरा, 96 का फर्स्ट आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लास मे बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लास व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लास एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी कि कोई भी प्रिंसिपल क्लास में अगर पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो उसके बाद आने वाली सबऑर्डिनेट क्लास में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं यदि उस सबऑर्डिनेट क्लास के द्वारा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ डिनोट किया जा रहा हो। तो यहां पर आप देखिए लिखा है न्यूटन डिस्कवर्ड। अब ये न्यूटन डिस्कवर्ड आपकी पास्ट में, अगर अंदर जनरल ट्रुथ ना होता तो उसको भी पास्ट में कर देते, लेकिन अंदर क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एपल्स फॉल। गुरुत्वाकर्षण बल सेबों को नीचे लाता है। ये एक जनरल ट्रूथ है, ये फैक्ट है। न्यूटन ने ये पता लगाया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल, वही सेब को नीचे लाता है। तो ये आपका एक जनरल ट्रूथ है। तो देखिए यहाँ पर मेक्स का यूज किया गया है, गौर करिएगा, मेक्स, ये सिंपल प्रेजेंट है। गैलीलियो मेंटेन्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये जनरल ट्रूथ है। उधर भले मेंटेन्ड लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट का यूज है, लेकिन यहां पर आप मूव्ड नहीं करेंगे क्योंकि जनरल ट्रूथ है। गैलीलियो मानते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो यहां पर मूव्स आपने यूज किया है। यूक्लिड प्रूव्ड दैट द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। यानी यूक्लिड ने ये साबित कर दिया, प्रूव्ड लिखा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं कि वहां आर इक्वल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट स्टेट रिलेटेड प्रेडिकेट सिंपल प्रेजेंट की यूज की गई है। तो यूक्लिड ने साबित किया कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, किसके, 2 राइट एंगल्स के 2 समकोणों के बराबर। तीनों कोण भी 180 डिग्री और आपके 2 समकोण भी 90 + 90 180।
आगे लिखा है कि ही सेड दैट ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेड लगा हुआ है मेन क्लास में, फिर भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक जनरल ट्रूथ है, तो वहां पर इज का यूज किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज भी आपने यहाँ पर देख ली और समझ ली। तो अब इसी के साथ में भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज खत्म किया जाता है। अगर कुछ छूटा होगा, एक आध पॉइंट छूटे होंगे तो आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन आपके रेन एंड मार्टिन में 3 जगह पर हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, बल्कि 4 जगह दिखाया। एक तो खुद सिंपल प्रेजेंट टेंस जो चैप्टर है आपका, वहां पर आपने समझा। दूसरा रूल नंबर 221 को आपने समझा, स्टेटिव वर्ब से संबंधित। और तीसरा रूल नंबर 242 और 243 को समझा। और चौथा अभी जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 में दिखाया, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में। तो इन सारी जगहों से आपको कंसोलिडेट करके रखना है इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज को। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने अलग से भी आपको बताई हैं, वो ध्यान रखना है। तो अब इसी के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ, और अब आप हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 2 हमारा टेंस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिंपल वर्ड का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई स्टेट नहीं होगी, सिर्फ एक्शन ही एक्शन होगा। तो जिन टेंसेज में आप सिर्फ एक्शन का यूज करते हैं, स्टेट नहीं होती है, अवस्था संबंधित प्रेडिकेट वाले सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे, तो वहां पर आप सिंपल वर्ड टेंस के साथ नहीं यूज करते हैं। तो यहां पर आप सिर्फ इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा टेंस है। तो इसको भी पहले हम इसकी फॉर्म समझेंगे और इसके बाद इसके फंक्शन समझेंगे। तो अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की फॉर्म की बात करें, तो फॉर्म में देखिए सिर्फ इसमें एक्शन है, कोई स्टेट नहीं है। और इसकी फॉर्म को आप 3 चीजों में देख सकते हैं। एक तो सिंगुलर के लिए फॉर्म, दूसरा आई के लिए, और तीसरा आपका प्लूरल के लिए। तो जो आप बी के साथ में देख रहे थे वहां पर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप इज प्लस V1 प्लस ING का यूज करेंगे, यानी इज प्लस ING। आई के साथ आप M प्लस ING, और जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप R प्लस ING का यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये। फॉर्म के मामले में प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज प्लस ING, M प्लस ING, R प्लस ING, यानी इज एम आर के साथ जब भी ING फॉर्म की वर्ब आप यूज करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। ये फॉर्म हो गया। अब हम सीधे इसके फंक्शन की बात करेंगे। इसमें भी आप अपने रेन एंड मार्टिन की बुक ओपन कर लीजिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। जैसे इसमें सबसे पहले अगर हम यूज की बात करें, फंक्शन की बात करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के फंक्शन क्या है, तो फंक्शन नंबर 1 में अगर हम बात करें तो लिख लीजिए आप, टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पे आपको पूरा का पूरा फोकस करना है, यानी उस एक्शन को डिनोट करने के लिए जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो एक्शन चल रहा हो, तो बोलते समय कोई भी एक्शन चल रहा हो तो उसे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको कि जैसे मैं कहता हूं कि भाई मैं मेरा इंग्लिश पढ़ाना है, अब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर ये मैं बोलते समय पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर मुझे किसी को बताना है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए, आई टीच इंग्लिश, अदर देन एक्शन इज गोइंग ऑन। जिस समय एक्शन चल रहा है उसके अलावा जब भी कभी मैं ये इन्फॉर्म करूंगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि बोलते समय मैं नहीं पढ़ा रहा।
तब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करूंगा, एक आदत के तौर पर बताऊंगा, जैसे एक आदत होती है या रिपीटेड एक्शन जो होता है या परमानेंट नेचर ऑफ एक्शन। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई टीच इंग्लिश, कहीं भी मैं कह सकता हूँ आई टीच इंग्लिश। लेकिन इस वक्त अगर मेरे पास कोई फोन कॉल आता है तो मैं कह सकता हूं कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम टीचिंग, मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं पढ़ा रहा हूं। तो अब यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पढ़ाता हूं, अब मुझे कहना होगा मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बोलते समय, बात करते समय वो एक्शन चल रहा है, तो मुझे कहना होगा मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये जितने भी बात करते समय एक्शन चल रहे होते हैं, आप उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से डिनोट करते हैं। जैसे अभी जो मैंने बोला, आप ऐसे ही कह सकते हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्टडीइंग, मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं स्टडी कर रहा हूं। तो यहां पर जो है ये आपका क्या हो गया, ये आई एम स्टडीइंग पे फोकस करिए। एट द टाइम आप स्पीकिंग, ये एक्शन कंटिन्यू है, तो ये आपका हो गया आई एम स्टडीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, बोलते समय पर ये एक्शन आपका चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्टडी। इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल आप इसके लिख लीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं, वाटर इज बॉइलिंग, पानी खोल रहा है, वाटर इज बॉइलिंग, कुड यू टर्न इट ऑफ प्लीज, कुड यू टर्न इट ऑफ प्लीज, ये रिक्वेस्ट डिनोट करता है, कुड यू। तो ये वाटर इज बॉइलिंग, वाटर वाटर बॉयल हो रहा है, पानी उबल रहा है, क्या कृपया आप इसे बंद कर सकते हैं। टर्न इट ऑफ का मतलब है कि चूल्हे को बंद कर देना, तो क्या आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए, जिस समय बोला जा रहा है उस समय पानी उबल रहा है, राइट। इसी तरह से आप इसकी कुछ एग्जांपल और रेन एंड मार्टिन से भी ले सकते हैं, जैसे द चिल्ड्रन इज प्लेइंग या इस तरह का। तो इसमें भी एक आप देख लीजिए जरा, जैसे लिखा हुआ है इसमें देखिए 219 में, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, 219 में आप पहुंच गए होंगे। शी इज सिंगिंग एक लिखा है, वो गा रही है। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, तो ये भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। तो ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय जो काम चल रहे होते हैं उनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से डिनोट करते हैं। अब दूसरा देखिए जरा, इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल की फिक्र मत करिए, बहुत एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब दूसरा इसका यूज देखिए, एक्शन अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इस पे फोकस करिएगा जरा आप। वो एक्शन डिनोट करने के लिए जो अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एग्जैक्टली बात करते समय नहीं है, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मुझसे कोई पूछे, अभी क्लास ओवर हो जाएगी, मेरे पास किसी न्यू स्टूडेंट का फोन आए कि सर आजकल क्या पढ़ा रहे हैं आप, क्या चल रहा है, तो मैं कहूँ कि इस वक्त मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आई टीच टेंस, आई टीच यूज ऑफ टेंसेस, मैं कहूंगा आई एम टीचिंग यूज ऑफ टेंसेस। अब देखिए, जिस समय मैं उससे फोन में बात कर रहा हूं तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझसे जो उसने सवाल किया उसका जवाब मैं यही दूंगा कि आजकल या इस समय टेंसेस चल रहे हैं, टेंसेस पढ़ा रहा हूं, वर्ब चल रही है। तो ये अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग हुआ, जो काम शुरू हो चुका है और खत्म नहीं हुआ उसके बीच में कहीं ना कहीं पर है, भले वो उस समय चल ना रहा हो, वो अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, यानी बोलने के आसपास चल रहा है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, फिर चला जाऊंगा, फिर शाम को पढ़ाऊंगा, फिर सुबह पढ़ाऊंगा, तो ये अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग है। दिन के दौरान भी मैं बता सकता हूं कि आजकल मैं ये कर रहा हूं, आजकल मैं घर बना रहा हूं, आजकल मैं ये कर रहा हूं, आजकल मैं वो कर रहा हूं, तो ये जो है आजकल मैं लैंग्वेज सीख रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं। तो आप अलग अलग चीजें आप इस तरीके से अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग में बोल सकते हैं। तो जरा रिन एंड मार्टिन का ये दूसरा यूज देखिएगा, इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल और भी हम देंगे।
जैसे इनमें लिखा है कि फॉर अ टेम्पोररी एक्शन, इसे आप टेम्पोररी एक्शन भी कह सकते हैं। अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग को आप टेम्पोररी एक्शन भी कह सकते हैं, मतलब इसे आप टेम्पोररी टेम्पोररी एक्शन भी कह सकते हैं। एक परमानेंट एक्शन था सिंपल प्रेजेंट में, ये टेम्पोररी एक्शन है। जैसे लिखा है कि आई एम रीडिंग डेविड कोपरफील्ड, अब ये इतना लिखा है आई एम रीडिंग डेविड कोपरफील्ड, अब उस वक्त वो पढ़ नहीं रहा है। किसी ने पूछा भैया आजकल क्या चल रहा है, आजकल मैं डेविड कोपरफील्ड को पढ़ रहा हूं, तो लिखा है ब्रैकेट में बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट, लेकिन इस पल मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आजकल चल रहा है। तो इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो अब इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग के, तो जरा इनको लिखिएगा अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग के कुछ अच्छे एग्जाम्पल। जैसे आप लिखिए शी इज लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, ऐसे सिर्फ लिख सकते हैं सी इज लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, आजकल वो इंग्लिश सीख रही है। आई एम बिल्डिंग अ हाउस, मैं एक घर बना रहा हूं। अब ये जो है आई एम बिल्डिंग अ हाउस, ये बोलते समय नहीं बना रहा हूं, आजकल चल रहा है। तो जो अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग है ऐसी चीजें आपको मिलती हैं। तो ये दो एग्जांपल और लिख लीजिए। जैसे एक लिखा हुआ है आई एम रीडिंग डेविड कोपरफील्ड, तो वो उस वक्त नहीं पढ़ रहा है, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग वाला है। तो ध्यान दीजिएगा ये दो इंपॉर्टेंट यूजेज हैं, और भी मैं अभी बताऊंगा। ये दो इंपॉर्टेंट यूजेज हो गए, एक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब तीसरा मैं आपको जो बताने जा रहा हूं चेंजिंग सिचुएशन। चेंजिंग सिचुएशन के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नंबर 3 में आप लिख लीजिएगा चेंजिंग सिचुएशन, ये आपकी बुक में अभी नहीं है यहाँ पर। तो चेंजिंग सिचुएशन जो भी बदलते हुए हालात होते हैं उनसे संबंधित जितने भी आपके एक्शन होंगे उनको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो चेंजिंग सिचुएशन के लिए जैसे एक लिखिए द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जनसंख्या इज राइजिंग, इज राइजिंग वेरी फास्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इज राइजिंग आपने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है, ये चेंजिंग सिचुएशन है, बदलते हुए हालात। जैसे हम कहते हैं यहीं पर द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग वेरी फास्ट, पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग के बजाय ये आपकी एक चेंजिंग सिचुएशन है, बदलते हुए हालात। तो बदलते हुए हालातों के लिए इसी तरह से एक और आप लिख सकते हैं इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, गेटिंग बेटर। अब ये चेंजिंग सिचुएशन से जुड़ा हुआ एक सवाल हो गया, इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर। इज गेटिंग पे फोकस करिए, क्या आपकी इंग्लिश और अच्छी हो रही है, ये चेंजिंग सिचुएशन हो गई। एक आध और सेंटेंस आप लिख सकते हैं चेंजिंग सिचुएशन के। जैसे एक और एग्जांपल लिखिए द नंबर ऑफ पीपुल विदाउट जॉब, द नंबर ऑफ पीपुल विदाउट जॉब इज इंक्रीजिंग।
अब देखिए यहाँ पर जो है इज इंक्रीजिंग, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बिना नौकरी के लोगों की संख्या या बिना नौकरी वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो अब संख्या बढ़ रही है, कोई दिख रही तो आपको दिख बढ़ती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन ये एक चेंजिंग सिचुएशन है जिसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से डिनोट करते हैं। तो तीन यूजेज हो गए आपके, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग और चेंजिंग सिचुएशन। इन तीन के अलावा जो और आपको एक चीज और आपको एक शार्ट मिसलेनियस यूज है, कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज के साथ जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो वो आपका इरिटेटिंग हैबिट के लिए होता है। तो उसको भी अभी आप यहाँ पर देखेंगे, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज जो फ्यूचर के लिए होता है, तो उसको हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तीन यूजेस ध्यान रखिएगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग और चेंजिंग सिचुएशन। इसके अलावा इरिटेटिंग प्रेजेंट हैबिट, इरिटेट करने वाली वर्तमान की आदतों को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से डिनोट करते हैं। जैसे ऑलवेज और कांस्टेंट जैसे शब्द लगा करके, कॉन्स्टेंटली, जैसे आप कह सकते हैं कि ही इज ऑलवेज टॉकिंग ऑफ हिमसेल्फ, ही इज ऑलवेज टॉकिंग ऑफ हिमसेल्फ, वो सदैव अपने बारे में ही बात करता रहता है। तो ये एक इरिटेटिंग हैबिट है, यहाँ ऑलवेज भी लगा रहे हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। वैसे आपने पढ़ा कि ऑलवेज का यूज करके आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आप ऑलवेज लगाकर तब करते हैं जब आप वर्तमान की आदतें बताना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी की इरिटेटिंग हैबिट मतलब यूजुअल हैबिट आपको बतानी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करिए। ही ऑलवेज गेट्स अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप गेट्स अप यूज कर देते हैं। लेकिन जब वो अपने बारे में हमेशा अपनी डींगे हाँकता रहता है तो ये आपके लिए अगर इरिटेटिंग है, कोई भी चीज अगर इरिटेटिंग है तो मतलब आप ऐसे कहते हैं कि वो हमेशा अपने बारे में ही बात करता रहता है। तो ये आप कहेंगे ही इज ऑलवेज टॉकिंग ऑफ हिमसेल्फ या ही इज ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ। कोई भी चीज आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये चार बातें कुल मिलाकर हो गई, एक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, चेंजिंग सिचुएशन एंड प्रेजेंट इरिटेटिंग हैबिट विद ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली। और भी आप ये वर्ब फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मुख्य हिस्सा हो गया है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन फ्यूचर, फॉर फ्यूचर इवेंट, फॉर फ्यूचर इवेंट, भविष्य की घटनाओं के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। अभी के लिए इसमें इतना ही, बाकी वेट करिए।